जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। सभी नौजवान साथी एक बार क्लास में लाइव जुड़ जाएं। सभी दोस्तों का स्वागत रहेगा। दोस्तों, काफ़ी टाइम हो चुका है, अपनी क्लास नहीं हुई है। विद्यार्थी काफ़ी परेशान है कि सर वापस क्लासें कब स्टार्ट से होगी। देखो, हमने पिछली क्लासों में मेवाड़ का इतिहास पढ़ा, मारवाड़ का इतिहास पढ़ लिया, आमेर का इतिहास पढ़ लिया। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे चौहान राजवंश का इतिहास। चौहानों का, राजस्थान के जो चौहान राजवंश है, इसका इतिहास हम पढ़ेंगे। तो सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर कर दें भाई। हाँ, काफ़ी लंबे टाइम के बाद क्लास है और अब मैं क्लासें रेगुलर रखूँगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें, पूरी कोशिश करूँगा। हाँ, अपनी क्लासें हैं वो अब रेगुलर ही चलेगी। हाँ, सभी साथी जुड़ जाएं भाई। दोस्तों, चौहान राजवंश का इतिहास हम बिल्कुल ही बारीकी से और शानदार तरीके से पढ़ेंगे। चौहान राजवंश, हेडिंग डालें भाई, चौहान राजवंश। हाँ, एक बार हेडिंग डालें सभी साथी, नोटबुक लेकर बैठें, साथ में आप नोट करते जाएं भाई। साथ में क्या करते जाएं, नोट करते जाएं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों, चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई। गुरुजी, चौहान राजवंश की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से आए चौहान? तो देखो, गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार चौहान आर्यों की संतान है, अर्थात चौहान क्या है, क्षत्रिय है। चौहानों को क्षत्रिय किसने कहा? गौरी शंकर हीराचंद, जो अपने ओझा है, ओझा साहब, इन्होंने चौहानों को क्या बताया है? क्षत्रिय बताया है, यानी आर्यों की संतान बताया है। हाँ, आगे हम बात करते हैं दशरथ शर्मा के अनुसार। दशरथ शर्मा है, कौन है? शर्मा जी। शर्मा जी क्या बताएंगे? ब्राह्मण है, तो इन्होंने कहा कि चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से मानी है। अरे ब्राह्मण है, इसलिए ये यही बताएंगे कि भाई चौहान क्या है, ब्राह्मण है। दूसरी, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान इतिहास के पितामह, घोड़े वाले बाबा। अरे ये कौन है? विदेशी है, तो ये क्या बताएंगे कि चौहान क्या है, विदेशी है, क्योंकि ये खुद बेचारा विदेशी है, तो ये यही बताएगा कि भाई चौहान भी क्या है, विदेशी है। बिजोलिया का जो शिलालेख है, बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। इसके अनुसार चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से हुई है। किससे हुई है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से चौहानों की उत्पत्ति मानी है। एक ग्रंथ है जिस ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज रासो। इस ग्रंथ के लेखक कौन है? चंद्रबरदाई। ठीक है। इसके अनुसार वशिष्ठ मुनि ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया था। आबू पर्वत पर यज्ञ किया, जिसे अग्निकुंड से, अग्नि का जो कुंड होता है, उससे 4 जातियां उत्पन्न हुई। कौन कौन सी? चौहान, चालुक्य, प्रतिहार और परमार। इन 4 जातियों का क्या हुआ? उत्पन्न हुआ, यानी उत्पन्न हुई ये 4 जातियां, चौहान, चालुक्य, प्रतिहार और परमार। ये चीज ध्यान रखना। चौहान वंश का संस्थापक आगे हम बात करेंगे। यहां तक एक बार आप नोट करें भाई, यहां तक एक बार आप सभी साथी नोट कर लें। हाँ, उतार लें एक बार सभी साथी जितने भी है, यहां तक आप नोट करें, फिर हम आगे बात करेंगे। उतार लें एक बार सभी साथी जितने लाइव जुड़े हैं, बाद में जो साथी जुड़ रहे हैं वो क्लास को स्टार्टिंग से देख लें। चौहान वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने चौहान राजवंश की स्थापना की थी। किसने की थी? वासुदेव चौहान ने चौहान राजवंश की स्थापना की। इसीलिए वासुदेव चौहान को चौहानों का आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा जाता है। वासुदेव चौहान को चौहानों का आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा जाता है। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, ध्यान रख लेना। तो यहां से हेडिंग डालें, उसके बाद चौहान वंश का संस्थापक। एक बार आप रोक कर उतार ले क्लास को, बीच में यूट्यूब पर बीच में रोकने का ऑप्शन आता है, ऐप में भी आता है। हाँ, तो ये चीज आप नोट करें एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। चौहानों का आदि पुरुष, मूल पुरुष किसे कहा जाता है? वासुदेव चौहान को कहा जाता है, जिसने 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की थी। उतार लें भाई एक बार सभी साथी। चौहान वंश की स्थापना कहां पर की? वासुदेव चौहान ने। तो ध्यान रख लेना, सपादलक्ष यानी सांबर में की थी। कहां पर की थी? सपादलक्ष सांबर में की थी। हाँ, इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी चौहानों की, वो थी अहि छत्रपुर। कहां पर थी? अहि छत्रपुर। अहि छत्रपुर किसका पुराना नाम है, प्राचीन नाम है? तो नागौर का है। किसका है? नागौर का। तो ये इनकी प्रारंभिक राजधानी है। यहां से एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, ध्यान रख लेना। इनकी चौहानों की कुलदेवी, तो चौहानों की जो कुलदेवी है उसका नाम है शाकंभरी माता। कौन सी माता? शाकंभरी माता।
इसका मंदिर कहां पर है? शाकंभरी माता का सांबर जयपुर में है। इसे तीर्थों की नानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीर्थों की नानी। इसके मंदिर का निर्माण भी वासुदेव चौहान ने करवाया था। चौहान वंश का जो संस्थापक है वासुदेव चौहान, चौहानों का आदि पुरुष, मूल पुरुष, इसने ही इसके मंदिर का निर्माण करवाया। 1170 में वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण भी करवाया था। यह भी इतिहास में हमें पढ़ने को मिलता है। हालांकि कुछ लोग बोलते हैं कि ये एक प्राकृतिक झील है, कृत्रिम झील नहीं है, लेकिन ध्यान रख लेना चौहानों के इतिहास में मिलता है इसका उल्लेख। दुर्लभराज प्रथम, अगला जो शासक आता है उस शासक का नाम है दुर्लभराज प्रथम। तो एक बार आप सभी यहां तक नोट करें वासुदेव चौहान के बारे में। इसने चौहान वंश की स्थापना है वो सपादलक सांबर में की। प्रारंभिक राजधानी अई छत्रपुर नागौर, जिसका प्राचीन नाम है, या इसको बनाया। कुल देवी इनकी शाकंभरी माता है। इसके मंदिर का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया। वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया। सांबर झील कहां पर है? अरे जयपुर में है। किस जिले में आती है? जयपुर। जयपुर, इसके अलावा नागौर और अजमेर की ये सीमा बनाती है तीनों जिलों की। हाँ, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो एक बार आप इतना नोट करें, फिर हम आगे देखते हैं। अगला जो शासक बनता है दोस्तों वासुदेव चौहान के बाद में, उसका नाम है दुर्लभराज प्रथम। इसके समय चौहानों के ऊपर प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था तथा इनकी रानियों ने जोहर किया था। सबसे पहले चौहानों के ऊपर मुस्लिमों का आक्रमण हुआ था। ठीक है, उस समय शासक कौन था? दुर्लभराज चौहान था। और इनकी रानियों ने क्या किया था? जोहर किया था। ठीक है, अगला चौहानों की प्रारंभिक समय में गुर्जर प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। चौहान प्रारंभिक समय में किसके सामंत होते थे? ये स्टार्टिंग में, शुरू में गुर्जर प्रतिहारों के सामंत होते थे। किसके सामंत थे? गुर्जर प्रतिहारों के। अगला शासक है गुहक प्रथम। यह नागबड़ द्वितीय का सामंत था। गुहक प्रथम है, नागबड़ द्वितीय का क्या था? सामंत था। ये पहले गुर्जर प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे चौहान। ठीक है, तो यहां तक एक बार आप नोट करें। हाँ, सभी साथी एक बार नोट करें भाई, रोक कर। दुर्लभराज के समय क्या हुआ था? चौहानों के ऊपर प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था और इनकी रानियों ने जोर किया। अगला शासक बनता है गुहक प्रथम और नागबड़ द्वितीय का ये सामंत था। हाँ, उतार लिया होगा आपने बीच में, रोककर। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें दोस्तों, स्टडी एग्जाम एकेडमी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। गुहक प्रथम, ठीक है, गुहक प्रथम के बारे में हम पढ़ रहे हैं। गुहक प्रथम के बारे में बात करें तो प्रथम स्वतंत्र चौहान शासक बना। पहले ये किसके सामंत हुआ करते थे? हमने यहां पर बात की गुर्जर प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। किसके? गुर्जर प्रतिहारों के। तो ये सबसे पहले स्वतंत्र शासक बना था गुहक प्रथम, ध्यान रख लेना। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। हर्षनाथ मंदिर कहां पर है? सीकर में है। हाँ, सीकर में है हर्षनाथ मंदिर। इस हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण भी गुहक प्रथम ने करवाया था। जीण माता का मंदिर भी आपको पता होगा। अगला शासक है गुहक द्वितीय। ठीक है, गुहक द्वितीय, इन्होंने अपनी बहन कलावती का विवाह कन्नौज के शासक भोजराज के साथ में करवाया। इतनी जानकारी इनके बारे में मिलती है। ये छोटे छोटे शासक आए थे जिनके बारे में जितनी जानकारी मिलती है हम उनके बारे में उतना पढ़ रहे हैं। अगला शासक है चंदनराज। चंदनराज, ठीक है, इसने दिल्ली के तोमर शासक को पराजित किया। दिल्ली के तोमर शासक को पराजित करने वाला चौहान शासक कौन है? चंदनराज है। इसकी रानी रुद्राणी ने पुष्कर सरोवर पर दीप दान प्रारंभ किया था। दीपों का जो दान किया जाता है, हाँ, ये प्रतिदिन 1000 दीपक जलाती थी। कितने? 1000। तो पुष्कर में सर्वप्रथम दीपदान इसी ने शुरू किया था, इस चंदनराज की महारानी रुद्राणी ने। तो यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, बड़े एग्जाम में। अगला शासक बनता है सिंहराज। इन्होंने तोमर के पुत्र को हराया और हर्षनाथ मंदिर का निर्माण का कार्य पूर्ण करवाया। इसने तोमर के पुत्र को हराया और हर्षनाथ का जो मंदिर है सीकर में, इस मंदिर का निर्माण शुरू किसने करवाया था? इस मंदिर का निर्माण शुरू करवाया था गुहक प्रथम ने। और ये मंदिर का निर्माण पूरा किसने करवाया? सिंहराज ने करवाया था, ध्यान रख लेना। तो ये चीजें इतनी आप नोट करें चौहानों के बारे में। बिल्कुल आप रोक कर उतारें ताकि हमारे समय की बचत हो सके दोस्तों। अगला शासक देखते हैं। अगला शासक है विग्रहराज द्वितीय। कौन है? विग्रहराज द्वितीय। इसने साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया। चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। चौहान राजवंश का सबसे प्रतापी शासक कौन है? विग्रहराज द्वितीय है।
ठीक है। चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को इसने हराया और विजय के उपलक्ष्य में भरगु कच्छ में आशापुरी देवी का इसने मंदिर भी बनवाया। किसका मंदिर बनवाया? आशापुरी देवी का। मूलराज प्रथम को हराया था इसने, चालुक्य शासक था ये विग्रहराज द्वितीय है। अगला शासक है गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय वेरी धरट की इसने उपाधि धारण की। किसने धारण की ये उपाधि? गोविंद तृतीय ने, बिल्कुल। फरिश्ता ने इसको गजनी के शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोकने वाला शासक कहा। गजनी के शासक जब मारवाड़ की ओर बढ़ रहे थे तो इनको रोका था गोविंद तृतीय ने, बिल्कुल। अगला शासक बनता है वाघ पतिराज द्वितीय। कौन सा बनता है? वाघ पतिराज द्वितीय। मेवाड़ शासक अंबा प्रसाद को इसने युद्ध में हराया। मेवाड़ का जब हम इतिहास पढ़ा था उस समय हमने ये पढ़ा था। हाँ, तो किसने हराया था? वाघ पतिराज ने। इसके काल में इनके पुत्र लक्ष्मण चौहान ने नाडोल में चौहान वंश की स्थापना की। तो देखो, नाडोल पाली, नाडोल में चौहान वंश की स्थापना किसने की? इसका जो पुत्र था लक्ष्मण, इस लक्ष्मण चौहान ने की थी। यह चीज़ भी हम आगे पढ़ेंगे जब हम यहाँ का नाडोल का, यहाँ का चौहानों का इतिहास पढ़ेंगे, तो यह चीज़ भी ध्यान रख लेना। अगला प्रश्न, अगला जो शासक बनता है वो बनता है वीर्य राम। इनके काल में 1024 ईस्वी में महमूद गजनवी ने चौहानों पर आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। 1024 में सर्वप्रथम इसके काल में आक्रमण हुआ था, ध्यान रख लेना। महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था इस राम के काल में, वीर्य राम के शासन काल में। तो यह चीज भी ध्यान रखना। तो इतना एक बार आप नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इतना नोट कर लें भाई, फिर हम आगे बढ़ते हैं। रो कर उतार लें जल्दी से। अगला शासक बनता है दोस्तों इनका दुर्लभ राज तृतीय। कौन बनता है? दुर्लभ राज तृतीय। इसने मलेचू से युद्ध किया और यह युद्ध में मारा गया। उसके बाद में बनता है पृथ्वीराज प्रथम। देखो, अभी जो हम चौहानों का इतिहास पढ़ रहे हैं, यहां से हम विधिवत रूप से स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी तो बाकी जो छोटे मोटे जो शासक आए थे जिनके बारे में टूटा फूटा इतिहास मिलता है, वही चीजें हम पढ़ रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे विधिवत रूप से, अजमेर से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी बाकी बेसिक है, यहां से प्रश्न अक्सर ज्यादा नहीं पूछा जाता। अजिराज से यहां से हम स्टार्ट करेंगे। अगला शासक बनता है पृथ्वीराज प्रथम। इसने 700 चालुक्यों को मारा था। इन्होंने पुष्कर के ब्राह्मणों को लूटने का प्रयास किया। जब इन चालुक्यों ने ब्राह्मणों को लूटने का प्रयास किया, जो पुष्कर के अपने ब्राह्मण है, तो इसलिए इनको मारा। सोमनाथ मंदिर के मार्ग में एक असन्य स्थापित करवाया, अंश स्थापित करवाया। तो यह है अपने पृथ्वीराज प्रथम। अब यहां से स्टार्ट होता है अजिराज। यहां से अपना विधिवत रूप से इतिहास है वो स्टार्ट होता है सही ढंग से। 1113 से लेकर 1133 तक इसका शासनकाल रहा अजिराज चौहान का, और यहां से हम पढ़ेंगे। 1113 ईस्वी में अजिराज ने अजमेर की स्थापना की थी। यह एग्जाम में कई बार चीज आ चुकी है, प्रश्न आ चुका है। 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना किसने की? तो अजिराज ने की थी, ठीक है। यह चीज आप ध्यान रखना। यानी सबसे पहले अजमेर को राजधानी बनाया, स्थापना की। चौहानों की राजधानी अजमेर को बनाया। चौहानों की राजधानी अजमेर किसने बनाया? सबसे पहले अजिराज ने। और इससे पहले कहां पर थी? अही छतरपुर, ठीक है। इससे पहले राजधानी कहां पर थी? हमने पढ़ा था सबसे पहले सपादलक्स। सबसे पहले चौहान वंश की स्थापना कहां पर हुई थी? सपादलक सांबर में हुई थी। राजधानी अही छतरपुर, हमने पहले पढ़ा था इसके बारे में। अब अजिराज के बारे में और इनके बारे में एक बार इतना आप नोट करें, उतार ले सभी साथी रोककर। इतना एक बार आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट मार लें, जो भी करना हो कर सकते हैं आप, ताकि आपके सामने ये, आपके पास में ये सामग्री रहनी चाहिए, ताकि जब भी एग्जाम हो तो एक दो बार आप वापस इसके बारे में पढ़ ले, बार बार आपको समस्या ना हो। उतार लिया होगा। आगे देखते हैं। अजिराज के बारे में हम पढ़ते हैं अब। अजमेरू गढ़बिठली तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? अजिराज ने करवाया, ध्यान रख लेना। अजमेर में जो दुर्ग है अजमेरू, जिसे गढ़बिठली के नाम से जानते हैं, तारागढ़ दुर्ग कहां पर है? अजमेर में है। एक तारागढ़ दुर्ग बूंदी में भी है, ठीक है। तो इस दुर्ग का निर्माण अजिराज ने करवाया। इनका काल चौहानों का निर्माणकारी काल कहलाता है। यदि आपको पूछे कि चौहानों का निर्माणकारी काल किस शासक का काल कहलाता है, तो अजिराज का। इन्होंने प्रेम, सोमलवती, अजय नाम के सिक्के चलाए। अपनी पत्नी के नाम पर भी इन्होंने सिक्के चलाए। चक्रवर्ती शासक कहा जाता है इसे, चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है।
अजिराज शैव धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म को मानते थे? शैव धर्म को। अंत समय में सिंहासन को त्याग करके पुष्कर तीर्थ में तपस्या की। अंत समय में इन्होंने अपने सिंहासन राजपाट का त्याग कर दिया और पुष्कर में जाकर यहाँ पर तपस्या की थी, और 1140 में इनकी बाद में मृत्यु हो जाती है। तो ये अजिराज का इतिहास है जो हमें पता होना चाहिए। यहाँ से हमने स्टार्ट किया। एक बार आप अजिराज के बारे में ये बेसिक जानकारी जितनी भी है वो उतारें, एक बार नोट करें। अगला शासक हम पढ़ेंगे अरुणोराज, जिसको आनाजी के नाम से भी जानते हैं, 1133 से लेकर 1153 तक। क्योंकि देखो ये 1133 में चले गए थे पुष्कर में तपस्या करने, उसके बाद इनकी मृत्यु है वो 1140 में होती है, और उससे पहले ये क्या बन जाता है? अरुणोराज है वो आनाजी ये शासक बन जाते हैं। तो अरुणोराज आनाजी के बारे में देखते हैं। इनकी उपाधि, सबसे पहले इनको क्या क्या उपाधियां दी गई? महाराजा धीराज की, परमेश्वर की इनको उपाधि दी गई। इनके जो दरबारी विद्वान है वो है देवबोध धर्मघोष। पुष्कर में आदिवरा मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया। अजमेर में पंच मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया। 1137 ईस्वी में तुर्की सेना का खून साफ करने के लिए चंद्रा, कौन सी नदी? चंद्रा और बांडी, इस नदी का पानी रोककर आना सागर झील का निर्माण करवाया। आना सागर झील कहाँ पर है? अजमेर में है। आपने देखा भी होगा, यदि आप कभी अजमेर गए हो तो निश्चित तौर से आपने आना सागर झील देखी होगी। तो यहाँ पर जो चंद्रा नदी है, इस चंद्रा नदी या बांडी नदी के दोनों के पानी को रोककर तुर्की सेना का खून साफ करने के लिए 1137 में आना सागर झील का निर्माण करवाया था। आना सागर झील के किनारे जहांगीर ने दौलत बाग, जिसे सुभाष उद्यान के नाम से जानते हैं, इसका निर्माण करवाया। शाहजहां ने बहारेदरी का निर्माण भी करवाया आना सागर झील के किनारे। आपने कभी देखा भी होगा, अजमेर गए हो तो कभी। तो ये चीज़ें आप नोट करें आना जी के बारे में, अरुणोराज के बारे में। हाँ, उतार ले एक बार सभी साथी। आगे देखते हैं दोस्तों। सुभाष उद्यान में नूरजहां की माँ है, उसका नाम है अस्मत बेगम। इसने गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया था। यह चीज भी आपको पता ही होगी। 1134 में अरुणराज और गुजरात के सिद्धराज जयसिंह के बीच में युद्ध हुआ। सिद्धराज जयसिंह ने अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह अरुणराज के साथ में करवाया। चालुक्य शासक कुमारपाल ने अरुणराज को युद्ध में पराजित किया। वह अरुणराज ने अपनी पुत्री जलहन का विवाह कुमारपाल के साथ में करवाया। अरुणराज ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ में करवाया? कुमारपाल के साथ में करवाया था। तो ये बातें ध्यान रख लेना अरुणराज के बारे में। अगला शासक बनता है विग्रहराज चतुर्थ, जिसे हम बिसलदेव के नाम से जानते हैं। विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव, 1153 से लेकर 1163 तक इनका शासनकाल है। तो एक बार नोट करें, विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव की जो उपाधि है, उस उपाधि की नाम, उपाधि क्या क्या उपाधियां इनको दी गई? कवि बंधु, कटिबंधु, विद्वानों का आश्रयदाता, यानी इसके दरबार में विद्वान रहते थे इसलिए विद्वानों का आश्रयदाता। दरबारी विद्वान कौन कौन थे? सोमदेव, जिसने ग्रंथ लिखा था ललित विग्रहराज। ललित विग्रहराज के लेखक कौन है? सोमदेव। ये दरबारी विद्वान था किसका? विग्रहराज चतुर्थ का या बिसलदेव जिसे हम जानते हैं। तो इसकी बिसलदेव की उपाधियां ये एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, ध्यान रख लेना। कवि बंधु, कटिबंधु, विद्वानों का आश्रयदाता। तो ये चीजें आप एक बार नोट करें। उतारें दोस्तों आप एक बार सभी।
आगे देखते हैं। नरपति नाहले इनका दरबारी विद्वान है जिसने लिखा था बिसलदेव रासो। क्या लिखा था, कौन सा ग्रंथ? बिसलदेव रासो के रचयिता है नरपति नाहले। धर्मगो सूरी के कहने पर पशुवध पर इन्होंने रोक लगाया। पशुवध पर क्या लगाई? रोक लगाई। इनका काल कला व साहित्य का सवर्ण काल कहलाता है। कला और साहित्य का सवर्ण काल कहलाता है। विग्रहराज चतुर्थ ने गजनी शासक खुसरू शाह को हराया। किसको हराया? खुसरू शाह को हराया और हिंदुओं को गजनी से मुक्ति दिलाई। हिंदुओं को गजनी से क्या दिलाई? मुक्ति दिलाई। दिल्ली के शासक जिसका नाम है तंवर तोमर को हराया। दिल्ली व हांसी पर इन्होंने अधिकार किया। भारत का प्रथम चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ था। किलहोर ने विग्रहराज की तुलना कालिदास से की है। बिशलपुर सागर का निर्माण और बिशलपुर नगर टोंक का निर्माण इसने किया। तो ये चीजें भी आप इनके बारे में ध्यान रखें। बिल्कुल उतार लें आप एक बार। एक बार सभी साथी रोक कर उतार लें। गजनी के शासक खुसरू शाह को हराया था और हिंदुओं को गजनी शासन से मुक्ति दिलवाई। इनका काल साहित्य का और कला का सवर्ण काल कहलाता है। पशुवध पर रोक लगाई। ठीक है, तो ये चीजें आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या रोक कर लिख लें। इनके काल में अजमेर में पद्मनाभ ने साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया। साहित्य सम्मेलन का क्या करवाया? आयोजन करवाया। अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण इन्होंने करवाया। अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तोड़कर 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया। किसका? कौन सा झोंपड़ा? 2.5 दिन का झोंपड़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तोड़कर, पहले यहाँ पर जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है, यहाँ पर पहले एक संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी। इसका जो वास्तुकार है, इस वास्तुकार का क्या नाम है? अबू बकर। ये राजस्थान की प्रथम मस्जिद है, ध्यान रख लेना। अबू बकर इसका वास्तुकार है। यह पूछा जा चुका है एग्जाम में। संस्कृत पाठशाला की दीवारों पर हरिकेली नाटक लिखवाया जिसमें अर्जुन व शिव के मध्य युद्ध का इसमें वर्णन दिया गया है। जानक भट्ट ने विग्रहराज को कवि बांधव कहा है। विग्रहराज को क्या कहा? कवि बांधव। किसने कहा? जानक भट्ट ने कहा था। ठीक है, तो ये इतनी आप जानकारी एक बार लिखें। अगला जो शासक बनता है दोस्तों, उस शासक का नाम है अपार गांगे। क्या नाम है? अपार गांगे। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पृथ्वीराज द्वितीय ने इसकी हत्या कर दी, जो कि इसका भाई था। इसका भाई था पृथ्वीराज द्वितीय, इसने इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। अगला जो शासक बनता है पृथ्वीराज द्वितीय। अब शासक कौन बनेगा? पृथ्वीराज द्वितीय बनेगा अपने भाई की हत्या करने के बाद। यह विग्रहराज के बड़े भाई जगदेव का पुत्र था। हांसी दुर्ग की रक्षा करते हुए मुसलमानों को हराया और इसकी निसंतान मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? निसंतान मृत्यु। अगला जो शासक है उसका नाम है सोमेश्वर चौहान। अगला शासक कौन बनता है? सोमेश्वर चौहान बनता है। 1669 से 1169 से लेकर 77 तक। सोमेश्वर चौहान, इसका बचपन का नाम प्रताप लंकेश्वर था। दरबारी इसका मंत्री कदम्बवास या केमास था। ये वही केमास है जिसने नागौर दुर्ग का निर्माण करवाया। ठीक है, केमास ने नागौर दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो ये चीजें आप एक बार नोट कर लें, जिसको भी लिखना हो लिख सकता है। सोमेश्वर चौहान, बचपन का नाम क्या था सोमेश्वर चौहान का? बताओ देखें। प्रताप लंकेश्वर। दरबारी मंत्री इसका केमास था जिसने नागौर दुर्ग का निर्माण करवाया। नेक्स्ट, कोंकण राजा मल्लिकार्जुन को इसने युद्ध में हराया था। वेदनाथ मंदिर का निर्माण इसने करवाया। इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मूर्तियां एक साथ लगी हुई है वेदनाथ मंदिर में। अरुणराज का स्मारक इसने बनवाया। अरुणराज का स्मारक बनवाया। भीम सिंह सोलंकी ने 1177 में सोमेश्वर की हत्या कर दी। सोमेश्वर की हत्या किसने की? भीम सिंह सोलंकी ने कर दी थी।
हाँ, कलचूरी की राजकुमारी कर्पूरी देवी से इसका विवाह हुआ। सोमेश्वर का विवाह किसके साथ में हुआ? कलचूरी की जो राजकुमार थी कर्पूरी देवी, इसके साथ में इसका विवाह हुआ। अब अगला जो शासक है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, उस शासक का नाम है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अगला शासक कौन बनेगा? पृथ्वीराज चौहान तृतीय बनेगा। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में 1177 से लेकर 1192 तक ये शासक रहा। इसके पिता का नाम अभी हमने पढ़ा, सोमेश्वर चौहान, पिता का नाम, माता का नाम कर्पूरी देवी। ठीक है, तो ये पृथ्वीराज चौहान के बारे में आप एक बार इतना यहाँ तक उतारें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पिता का नाम सोमेश्वर चौहान, माता का नाम कर्पूरी देवी। जन्म हुआ था 1164 में अहिल्या पाटन गुजरात के अंदर। अहिल्या पाटन गुजरात में पृथ्वीराज चौहान का जन्म होता है। उपाधि की बात करें तो इसकी उपाधि है दल पुंगल, यानी विश्व विजेता। दल पुंगल इसकी उपाधि है। दल पुंगल का अर्थ क्या होता है? विश्व विजेता। पत्नी, इसकी पत्नी का नाम था संयोगिता और इच्छिनी, ये इसकी दो पत्नियां थी, और भी बहुत सारी थी। पुत्र का नाम है गोविंदराज, पुत्र का नाम क्या था? गोविंदराज था। भाई का नाम हरिराज, बहन का नाम पृथ्वीबाई प्रभा, बहन का क्या नाम है? पृथ्वीबाई प्रभा। घोड़ा, पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम एग्जाम में पूछा जाता है, घोड़े का नाम है नाट्यरंबा, घोड़े का क्या नाम है? नाट्यरंबा। मंत्री, इसका मंत्री है वो कदम्बवास वही है, और इसकी जो संरक्षिका है वो है कर्पूरी देवी, क्योंकि ये 11 वर्ष की आयु में क्या बन जाता है? पृथ्वीराज चौहान राजा बन जाता है, शासक बन जाता है। तो ये इसके बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी है जो आप एक बार नोट करें, फिर हम आगे देखते हैं। घोड़े का नाम कई बार एग्जाम में आ चुका है। उपनाम, अब इसके उपनाम क्या है पृथ्वीराज के? बहुत सारे इसके उपनाम आपको मिलेंगे। एक तो भारतेश्वर, हिंदू सम्राट, सपा, सपादलक्स, दल पुंगल, विश्व विजेता, राय पिथोरा। ये राय पिथोरा ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, दरबारी विद्वान, इसके दरबारी विद्वान कौन कौन थे? जनार्दन, वागीश्वर भट्ट, जानक भट्ट, पृथ्वीराज विजय के लेखक है। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जानक भट्ट है। ठीक है, चंद्रवर्धई, जिसने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा था। सैन्य अभियान, अब बात करते हैं सैन्य अभियान की। ठीक है, सबसे पहले 1178 में सर्वप्रथम अपने चचेरे भाई नागार्जुन के विद्रोह का दमन किया तथा इसे गुरुग्राम में पराजित किया। सबसे पहले अपने चचेरे भाई नागार्जुन का दमन किया। 1182 में भंडारक जाति को अलवर, भरतपुर व मथुरा क्षेत्र में अपना प्रभाव जमा रही थी, उसका दमन किया। भंडारक जाति का क्या किया? दमन किया। अलवर, भरतपुर में क्षेत्र में, जो मथुरा क्षेत्र में थी 1182 में। तो ये इसके दो प्रमुख सबसे पहले जो सैन्य अभियान थे वही थे। सबसे पहले तो अपने चचेरे भाई नागार्जुन का दमन, उसके बाद भंडारक जातियों का दमन। ठीक है, हाँ, तो ये चीजें एक बार आप नोट करें। आगे बात करते हैं। 1182 में बुंदेलखंड महोबा के राजा परमर्दी देव उसके सेनापति आल्ला और उद्दल को तुमुल के युद्ध में हराकर राजधानी महोबा को जीता। उसका प्रशासक पुंजन राय को बनाया। किसको बनाया? पंजुन राय को बनाया। देखो दोस्तों, ये बहुत ही भयंकर खतरनाक युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? 1182 में बुंदेलखंड महोबा का युद्ध। ये बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ था। इसमें परवर्ती देव के सेनापति थे आल्ला और उद्दल। आल्ला उद्दल ने इस युद्ध में वीरता दिखाई थी, यानी पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर हारते हारते जीता था। इसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी इस युद्ध में। सबसे भयानक ये युद्ध हुआ था। आल्ला और उद्दल की वीरता की गाथाएं आज भी प्रसिद्ध है। अगला है सिरोही के राजा शेषमल को हराया और उसकी पुत्री इच्छिन्य के साथ में क्या किया? विवाह किया। 1184 में नागौर युद्ध में, नागौर के युद्ध में गुजरात शासक भीमदेव तृतीय को हराया और उसके साथ संधि की। कन्नौज के जयचंद गढ़वाल को हराकर उसकी पुत्री संयोगिता से गंधर्व विवाह किया। ये हम पढ़ चुके हैं और भी हम पढ़ लेंगे। बिशलपुर बांध के किनारे महादेव का मंदिर इसने बनवाया। मोहम्मद गौरी को 1173 में गजनी का सूबेदार बना। अब देखो इधर 1173 में क्या होता है? गजनी का सूबेदार बनता है मोहम्मद गौरी। कौन बनता है? मोहम्मद गौरी। गौरी ने भारत पर प्रथम बार 1175 में मुल्तान में आक्रमण किया था। एक तरफ देखो यहाँ का जो सम्राट है, चौहान शासक है, वो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। उधर जो अपनी गजनी है, इस गजनी का सूबेदार कौन बन चुका है? मोहम्मद गौरी बन चुका है 1173 में। अब गौरी भारत पर आक्रमण करता है, तो सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था 1175 में मुल्तान पर। कहां पर किया था? मुल्तान पर सर्वप्रथम आक्रमण किया। और तराइन का इसके बाद में प्रथम युद्ध होता है 1191 में करनाल हरियाणा में। कहां पर होता है? करनाल हरियाणा में।
और इस युद्ध में, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जीत होती है और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की पराजय होती है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब अगला तराइन का दूसरा युद्ध होगा 1192 में, और इस संयोगिता के साथ में इसका विवाह होगा। इसको लेकर भी हम आगे पढ़ेंगे, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। क्लास को सभी साथी लाइक और शेयर करें। धन्यवाद साथियों। एक बार इस चीज़ को आप नोट कर लें, यदि कोई समझ में नहीं आई कोई चीज़ तो आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। आगे की इतिहास हम आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में।